Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 27th of August 2020, and let's start with the Hindu newspaper analysis. Okay, so we are going to do only the important news which are important from our exam perspective. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. ठीक है, तो पहला न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट हिट्स आउट एट सेंटर ऑन लोन मोराटोरियम स्कीम. तो बेसिकली क्या है लोन मोराटोरियम, मतलब जो जो लॉकडाउन हुआ था पेंडेमिक के वजह से, कोविड 19 की वजह से, तो जो लोग काम नहीं कर रहे थे तो ईएमआईज पे नहीं कर पा रहे थे. तो मोराटोरियम किया था, मतलब बेसिकली तीन तीन मंथ के लिए डिफ़र किया था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वेडनेसडे को, क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हाइडिंग बिहाइंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया without making it stand clear on loan moratorium scheme introduced during कोविड 19 पैंडमिक. मतलब कोविड 19 के टाइम पे जो लोन मोराटोरियम आपने स्कीम तो अनाउंस कर दी, बट फिर आपने उसके आगे कुछ किया ही नहीं. ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है. द टॉप कोर्ट वांटेड टू नो वेदर द डिफरमेंट of loan interest to proper borrowers through their financial crisis during the national lockdown would lead to accrual of further interest once the freeze is lifted. मतलब आपने सपोज आपकी 100 रुपये की 3 EMI, तो आपको 100 के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है. तो ऐसे क्या ये लगेगा या नहीं लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है. तो हम बात करेंगे आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था आप सबको पता है. एस्टैब्लिश हुआ था 1935 को इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934. द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा. तो ध्यान रखना, कैलकाटा में पहले एस्टैब्लिश किया था, बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937. द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड. ठीक है, though originally privately owned since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the government of India. ठीक है, ध्यान रखना, अभी फुल्ली ओन्ड, पहले प्राइवेटली ओन्ड था. ठीक है, तो अभी इसका काम क्या है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग द रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मेंटेन प्राइस. अभी ये रिजर्व बैंक किसके द्वारा गवर्न होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. ध्यान रखना, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका, ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो फुल टाइम होता है एक गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी डायरेक्टर्स. ठीक है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर डायरेक्टर्स, वन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बॉडीज, रीजनल होता है. तो फंक्शंस क्या होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनाया था, एमपीसी, जिसमें 3 आरबीआई से लोग रहेंगे एंड 3 गवर्नमेंट से लोग रहेंगे, और इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे सेट वंस इन 5 years. ठीक है, 3 members from RBI and 3 are selected from the government. ठीक है, where RBI गवर्नर एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. एक्स ऑफिशियो मतलब वो चेयर पे जो बैठा है, मतलब वो ऑफिस का जो हेड है वो चेयर पे, वो चेयरमैन होगा. इन्फ्लेशन टारगेट कितना है हमारा, 4 + 2 - 2, मतलब 4 से लेके 6 हो सकता है, 4 से लेके 2, तो 2 से 6 के बीच में हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है. ठीक है, टिल मार्च 31 2021. रेगुलेटर है फाइनेंशियल सिस्टम का, मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का, इशूअर ऑफ द करेंसी, इशूअर एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन. ठीक है, डेवलपमेंटल रोल आपको पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता है, रिलेटेड फंक्शन जैसे परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट और ये सब. ठीक है, ये है आरबीआई के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जिसकी फैक्ट्स आपको याद रखना ज़रूरी है. ठीक है, तो लेट्स गो टू द सेकेंड टॉपिक, प्ली ऑपोजिस ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू पीएम केयर्स. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने ट्रांसफ़र किया 15 करोड़ टू पीएम केयर्स फंड. तो एक पटिशनर है, उन्होंने किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको. द
the court has asked कि why shouldn't they do like this, मतलब it's their authority to do it and they will do it. So let's talk first about PM cares. ठीक है, तो क्या है ये? एक पब्लिक चैरिटेबल फंड विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन. वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयर है. और अदर मेंबर कौन से? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है. The fund enables micro donations, as a result of which large number of people will be able to contribute with the smallest of denomination. ठीक है, it is a micro donation fund. ठीक है, enabler fund. The fund will strengthen disaster management capacities and encourage research on protecting citizens. जो PM केयर्स को ये करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो CSR एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाई हो गया. CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनका 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑन द एवरेज 3 ईयर्स में कैलकुलेट होता है CSR. CSR मतलब ये एक ऐसा होता है कि कंपनीज नेचर से लेके कुछ इट इज़ गवर्नड लाइक कि आप जो कंपनीज है वो नेचर से आप रिसोर्सेस लेते हो तो आप उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करके उसको फुलफिल कर सकते हो. मतलब इट यू आर री गिविंग द योर दिस वॉट एवर यू हैव टेकन फ्रॉम द नेचर और रिसोर्सेज. ठीक है, ये CSR बोलते हैं. ठीक है. अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज विथ अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ are required to spend at least 2% of their average profit for previous 3 years on CSR activities every year. जैसे हमने बात की 500, 1000 और 5 करोड़ का प्रॉफिट हो तो, या 2% ऑफ their एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years. ठीक है, ठीक है, बस इतना ही बात करेंगे हम PM केयर्स के बारे में. और अभी हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ICAI क्या है? इट इज़ ए नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया. जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं वो ICAI के मेंबर होते हैं. ठीक है. इट इज़ एस्टैब्लिश टू रेगुलेट द प्रोफेशंस ऑफ अकाउंटेंसी. इट इज़ द ओनली लाइसेंसिंग कम रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशन इंडिया. Very important, it is the only licensing cum regulating body of the financial audit and accountancy profession in India. It recommends the accounting standards to be followed by companies in India to National Advisory Committee on Accounting Standards. अब हिस्ट्री की बात करें, 1913 में Companies Act passed in pre-independent India prescribed various books which had to be maintained by company registered under the act. It also provided for appointment of a formal auditor with prescribed qualifications to audit such records. ठीक है. 1932 में an accountancy board was developed called as Indian Accountancy Board to advise the Governor General and Council of India on the points of accountancy and the required conduct along with qualification standards of the auditors. ठीक है. The Government of India accepted the recommendation and passed the Chartered Accountants एक्ट ऑफ 1947. क्या एक्सपर्ट कमेटी थी जो 1947 में उन्होंने रिकमेंड किया क्या, एक सेपरेट ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट शुड बी फॉर्म्ड. तो 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास किया. अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेड एक्ट ICAI एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडीज होती है? जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनाई जाती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. जिधर भी एक्ट लगा दैट इज नॉट एवरीवन बट दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. Affairs of the ICAI are managed with the provisions of Chartered Accountants Act 1947 and the Chartered Accountant Regulations of 1988. ठीक है. तो ये हमने बात की ICAI एंड PM केयर्स दोनों के बारे में. ठीक है. So let's go to the next news which is important. NHAI halts work on NH 248A over safety concern. ठीक है. तो क्या हुआ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रुका दिया है जो काम चल रहा था NH 248A पे सेफ्टी कंसर्न्स को लेके. ठीक है. जो सोना रोड कोलैप्स हो गया था उसका ब्रिज, उसको लेके थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो काम चल रहा था, जो 4.75 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर जो कोलैप्स हुआ था उसके लिए काम रुका दिया. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे NHAI के बारे में. NHAI कब सेटअप हुआ था? वो सेटअप अंडर NHAI एक्ट ऑफ 1988.
ठीक है, ध्यान रखना 1988 में NHAI एक्ट आया था. एंड मिनिस्ट्री ऑफ, आपको तो पता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. ठीक है, इट हैज़ बीन entrusted with the नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ माइनर प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ध्यान रखना. NHAI maintains the highway network to global standards and cost-effective manner and provides and promotes economic well-being and quality of and life of the people. It has completed construction of 3,979 kilometer of national highways in financial year 2019-2020. ठीक है, NHAI has mandated development of about 27,500 kilometers of national highways under Bharatmala Pariyojana Phase 1. Very important. Bharatmala परियोजना क्या है? It is an umbrella program. अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या होता है? मतलब वो प्रोग्राम के नीचे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते. सो इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर हाईवे सेक्टर दैट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ फ्राइट एंड पैसेंजर मूवमेंट इन द कंट्री. अब थोड़ी सी नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं. नेशनल हाईवेज आर आर्टीरियल रोड्स ऑफ द कंट्री फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स. They transverse the length and width of the country, connecting the national and state capitals, major ports and rail junction, and link up with the border roads and foreign highways. The national highways including expressways and constitute about 1.7% of the length of all roads. ध्यान रखना, it constitute 1.7% of the length of all roads, national highways. They carry about 40% of the road traffic. ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात किया. तो स्टैंड ऑफ हो गया बिटवीन मिजोरम गवर्नमेंट एंड असम राइफल्स. तो ज़्यादा हो गया मिजोरम गवर्नमेंट एंड असम राइफल्स. द paramilitary force boycotted Independence Day celebrations, स्टेट चीफ सेक्रेटरी टेल सेंटर. तो पैरामिलिट्री फोर्स ने बॉयकॉट किया किसे? इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को. कौन बोलता है? मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं. तो क्या चल रहा है आजकल, हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? द मिजोरम गवर्नमेंट हैज शॉट ऑफ लेटर्स टू द सेंटर एलिजिंग दैट असम राइफल्स डील्स विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विद कंटेम्प्ट एंड फेल्स टू रिकग्नाइज दैट AFSPA इज नो लॉन्गर इन फोर्स इन द स्टेट. मतलब अभी ये जो आसाम राइफल है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहा है, विच इज़ ए कंटेम्प्ट. मतलब ये गलत चीज़ हो रही है. एंड फेल्स टू रिकग्नाइज दैट AFSPA, वो जो AFSPA जो एक्ट है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर्म फोर्सेस के हाथ में होती है, इज़ नो लॉन्गर इन फोर्स इन द स्टेट. मतलब आपको ये भी पता चल गया कि मिजोरम में AFSPA नहीं है. We are of the firm view that no issue between Assam Rifles and state administration is so serious that it cannot be resolved through discussions with open minds. The failure to recognize on the part of Assam Rifles that Mizoram is a peaceful state where Armed Forces Special Powers Act of 1958 had long been withdrawn, and the insensitivity of contempt which they deal with civil administration is coming in the way of good relations and cooperation between Assam Rifles and the civil administration. वहाँ के चीफ सेक्रेटरी बोले हैं. तो बस ध्यान रखना कि ऐसे हुआ है. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सुप्रीम कोर्ट अर्ज टू सेट अप 11 जज बेंच ऑन कोटा कैप. जो कोटा कैप है उस पर 11 जज बेंच सेटअप करने की बात चल रही. द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अर्ज टू सेटअप एन 11 जज बेंच टू रिकंसिडर इट्स 50% कैप ऑन रिजर्वेशन. जो 50% कैप था रिजर्वेशन के लिए, उसको रिकंसिडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक 11 जज की बेंच बिठाने वाली है. अ बंच ऑफ द पुश फॉर इट केम व्हाइल द कोर्ट वाज हियरिंग चैलेंज टू मराठा रिजर्वेशन. मराठा इज़ अ कम्युनिटी इन महाराष्ट्र एंड उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की है. ठीक है, ध्यान रखना. A bunch of petition contended that the law, which provides 12% to 13% quota for community in Maharashtra, breached the 50% gap declared by the 9-judge bench court in 1992. 1992 में जो 9-judge bench ने जो डिसाइड किया था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आपको मुझे बताना है कि कौन सा जजमेंट था वो जिसमें 9 जज बेंच ने ये डिसाइड किया था कि 50% कैप होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए.
तो ये जो 50% कैप है रिजर्वेशन का, जो मराठा रिजर्वेशन देने के बाद वो 50 से एक्सीड हो रहा है, तो बस उसके ऊपर अभी एक 11 जज बेंच बैठने का प्लान कर रही है, इतना ध्यान रखना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रिएट्स 7 न्यू सर्कल्स। तो क्या हो रहा है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन वेडनेसडे अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ 7 न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ मोन्यूमेंट्स। तो मोन्यूमेंट्स के मैनेजमेंट के लिए 7 नए सर्कल बनाने की बात चल रही है। क्या बोले, कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल सेड दैट डिसीजन वॉज टेकन इन अकॉर्डेंस विद पीएम नरेंद्र मोदीज कॉल to facilitate and strengthen the process of preservation and registration of monuments along with registration of artifacts with self declaration। अब कौन से न्यू सर्कल बन रहे हैं, जबलपुर, तिरुचि, झांसी एंड मीरठ, हम्पी, रायगंज, राजकोट हैव बीन क्रिएटेड। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो एक ब्रीफ जो इन्होंने रीसेंट साइट्स डिक्लेयर किए मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उसको देख लेते हैं। द एंशंट नीम राना बावरी इन राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट, द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट रानीपुर झरेल इन ओडिशाज बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, द विष्णु टेम्पल इन पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, हाईकोर्ट बिल्डिंग इन नागपुर, 2 मुगल एरा मॉन्यूमेंट्स इन आगरा, हवेली ऑफ आगा खान एंड हाथी खाना, हाई कोर्ट बिल्डिंग नागपुर जिसकी हमने बात की कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोएम इन स्टोन बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाय आर्किटेक्ट HAN मेड। ग्रीक इन्फ्लुएंस कैन बी सीन प्रोमिनेंटली इन द कॉलम्स, ठीक है। द रेनेसांस ड्रम इज सिलेंड्रिकल एंड इलॉगनेटेड, ठीक है। ये सब के बारे में डिस्क्राइब किया है, क्या है कैसे है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की थोड़ी बात करें, इट इज़ एन प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। अभी ASI किसके द्वारा फाउंड किया, इट वॉज फाउंडेड इन 1861। तो whenever you talk about dates, whenever we talk about anything, we should also consider that 1861, okay, 18 फटाक से आपके मन में आना चाहिए 1861 में क्या हुआ था। 1858 में सिपाही म्यूटनी हुई थी, ओके, फिर उसके बाद ये हुआ था। जब ऐसे चीज़ें रिलेट करना स्टार्ट करोगे तब समझ लेना यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। एंड ASI was founded in 1861 by Alexander Cunningham who became the first director general, ठीक है। तो ये लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। NCB फाइल्स केस अगेंस्ट रिया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट नार्कोटिक्स ब्यूरो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो NCB किसका पार्ट था, ग्लोबल ऑपरेशन ट्रांस। तो याद रखना ऑपरेशन ट्रांस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, UPSC या कोई भी एग्जाम में आ सकता है कि ऑपरेशन ट्रांस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ध्यान रखना। कब लॉन्च हुआ था, December 2009, विच इज़ अ जॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्शन ऑन इंटरनेशनल पोस्टल, एक्सप्रेस मेल एंड कुरियर शिपमेंट्स containing psychotropic drugs which can be only purchased on a doctor's prescription that are abused as sedatives and painkillers। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बात करें तो क्या कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इन द ईयर 1986 अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक Substances Act of 1985। It is an apex coordinating agency under Ministry of Home Affairs। Very important, आपको कोई भी ये दे देंगे, it is under Ministry of Home Affairs। The national policy on narcotic drugs and psychotropic substances is based on Article 47 of the Indian Constitution, which directs the state to endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drugs injurious to health, ठीक है। ड्रग अब्यूज कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग कंट्रोल अब्यूज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नार्कोटिक एक्ट, ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 क्या प्रोवाइड करता है, पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। द एक्ट made an express
provision for consulting a central authority for purpose of exercising the power and functions of the central government and under the act. ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, एनसीबी के बारे में. This editorials we're not going to explain, we're not going to talk about the editorials, but we'll definitely talk after October 4 when the prelims are done. We'll start explaining the editorials as well. Pulikalli or tiger dance is a colorful part of Onam celebration in Thrissur. तो ध्यान रखना पुलिकल्ली, पुलिकल्ली ये आ सकता है कि पुलिकल्ली recently seen in the news is what? It is a part of Onam dance, it is a part of, you know, whatever they can say, or it's also called as a tiger dance. Is a colorful part of Onam celebration in Thrissur. The hallmark street pageant of the state's cultural capital usually brings the curtains down the festival celebrations. ठीक है, तो अभी इसको ऑनलाइन कंडक्ट करने वाले, इसके लिए टाइगर्स टू डांस इन द साइबर स्पेस दिस ओनम ऐसे लिखा गया है. ठीक है, ड्यू टू पैंडेमिक. तो ध्यान रखना पुलिकल्ली इज अ टाइगर डांस पार्ट ऑफ द ओनम. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज विच वी थिंक इज इम्पॉर्टेंट. ओके, ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन हेल्थ डेटा ओपन फॉर फीडबैक. मतलब जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने रिलीज़ किए, क्या रिलीज़ किए? अ ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की एक ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज़ की है इन द पब्लिक डोमेन. तो आप सब उनको पढ़ सकते हो. आप अगर कोई सजेशन देना चाहे तो आप उसको, अगर आपको सही नहीं लगता आप दे सकते हो. The draft has been released on the website of the NDHM, National Digital Health Mission, and will be available for public comments and feedback till September 3. The policy will be finalized after receiving suggestions from the public. तो हम ये जब पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वी थिंक इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so US blacklist 24 Chinese firms amid South China Sea dispute. तो आप सब लोगों को पता है साउथ चाइना सी जो है उसमें स्पार्टले और पैरासेल आइलैंड्स को लेके डिस्प्यूट है, और कंट्रीज़ भी डिस्प्यूट में है कि नहीं ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा. बट चाइनीज़ इज शोइंग इट्स डोमिनेंस ओवर द एरिया एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्डिंग आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बिल्ड कर रहे. तो यूएस ने क्या किया, 24 चाइनीज़ फर्म जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में पैसे दे रहे, मतलब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पैसे दे रहे, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है. ठीक है, तो ध्यान रखना ये न्यूज़ है. तो साउथ चाइना सी के बारे में ज़रा सी बात करें तो इट इज़ एन आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, इट इज़ साउथ ऑफ चाइना, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, वेस्ट ऑफ फिलीपींस एंड नॉर्थ ऑफ आइलैंड ऑफ बोर्नियो. ठीक है, अभी बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड टेरिटरीज कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ से. ठीक है, पहले आता है चाइना, फिर आता है रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको ताइवान भी बोलते हैं, फिर आता है फिलीपींस, फिर मलेशिया, फिर ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम. इट इज़ कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट विद द ईस्ट चाइना सी एंड बाय द लूजोन स्ट्रेट विद द फिलीपीन सी. वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना. आपको पूछ सकते हैं ताइवान स्ट्रेट इज कनेक्ट्स व्हाट. ठीक है, विथ द ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है ताइवान से साउथ चाइना सी को. ठीक है, एंड लूजोन स्ट्रेट विद द फिलीपीन सी. ठीक है, साउथ चाइना सी फिलीपीन सी को लूजोन स्ट्रेट से कनेक्ट करता है, ध्यान रखना. इट कंटेन्स न्यूमरस शोल्स, रीफ्स, अटॉल्स एंड आइलैंड्स. द पैरासेल, द स्प्रैटले एंड द स्कारबोरो शोल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे शोल्स, रीफ्स, अटॉल्स एंड आइलैंड्स हैं वहाँ पे, जिसमें से पैरासेल, स्पार्टले एंड स्कारबोरो शोल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि द सी होल्ड्स ट्रिमेंडस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स लोकेशन एट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या करता है? इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाता है. ठीक है, according to the United Nations Conference on Trade and Development, 1/3 of the global shipping passes through it, carrying trillions of trade, which makes it significant geopolitical water body. तो ध्यान रखना
ये हमने साउथ चाइना सी के बारे में बात की. लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़. इसमें है Israel strikes Hezbollah posts. It says shots were fired from militant positions in Lebanon. क्या हुआ? इसराइल ने क्या किया? लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट हेजबुल्ला ऑब्जर्वेशन पोस्ट इन लेबनान आफ्टर शॉट्स वेर फायर्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर टूवर्ड्स द ट्रूप द प्रीवियस इवनिंग. किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू ब्लेम्ड द शूटिंग ऑन शियाइट जैसे शिया और सुन्नी जो सेक्ट रहते हैं मुस्लिम में, शियाइट मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला. तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आ गया कि हिजबुल्ला इज़ अ शिया कैटेगरी में, शिया सेक्ट में बिलीव करते हैं. विथ विच इसराइल फॉट अ डेवास्टेटिंग मंथ लॉन्ग वॉर इन 2006. तो 2006 में हिजबुल्ला के साथ उन्होंने वॉर छेड़ा था. ठीक है, तो ध्यान रखते. तो हम थोड़ी सी बात करेंगे हिजबुल्ला, जो मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट है और आ सकता है प्रीलिम्स या मेंस वॉटएवर में. ठीक है, हिजबुल्ला इज़ अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ बेस्ड इन लेबनान. वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये सारी जो चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखना. ठीक है, हिजबुल्ला किसके? एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो लेबनान में बेस्ड है. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय ईरानियन एफर्ट इन 1980s टू एग्रीगेट लेबनीज शिया ग्रुप्स. ठीक है, ईरान ने ये किया था उसको. इट इज़ फाउंडेड बाय ईरानियन एफर्ट टू इन 1980s. ठीक है, इन द ऑन गोइंग Iran conflicts, Hezbollah acts as a proxy for Iran. तो इसराइल और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स में हिजबुल्ला एक्ट्स एज ए प्रॉक्सी फॉर ईरान. मतलब प्रॉक्सी वॉर मतलब इसके बदले ये भी थोड़ा यहाँ से लड़ रहा है, इसके बदले ये लड़ रहा है. अब कैसे फाउंडेशन हुआ था? इन 1982 इसराइल इन्वेडेड लेबनान एंड ऑक्युपाइड अ स्ट्रिप ऑफ साउथ लेबनान. 1982 में क्या हुआ था? इसराइल ने इन्वेड किया था लेबनान को एंड लेबनान के एक साउथ में जो स्ट्रिप है उसको ऑक्यूपाई कर दिया था. Hezbollah was then founded by Muslim clerics in the region as was funded by Iran to harass Israeli occupation. फिर जो ईरान ने ये इजरायली ऑक्यूपेशन को हरास करने के लिए वो हिजबुल्ला को फाउंड किया था. अभी ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर के बारे में बात करते हैं. द conflict between Iran and Israel is political struggle of Iran to dissolve the Jewish state Israel. ठीक है, ईरान को बेसिकली इसराइल को ख़त्म करना है. जो जूविश स्टेट है, जूविश स्टेट मतलब वहाँ पे ज्यूज रहते हैं. इट इमर्ज फ्रॉम ईरान्स हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इसराइल ड्यूरिंग द इरानियन रेवोल्यूशन इन 1979. ठीक है, इट देन इंक्रीज्ड विथ इरानियन सपोर्ट टू हिजबुल्ला ड्यूरिंग द साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट. तो बस ध्यान रखना. द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑपरेटिंग फॉर वर्ल्ड पीस हैज़ disbanded and disarmed all the Lebanese militia. However, the organization has not yet made a decision over Hezbollah group. तो लेबनीज में जितने मिलिशिया थे उनको यूनाइटेड नेशंस ने ये किया, बट फिलहाल हिजबुल्ला की कोई बात नहीं चल रही है. Won't compare over rights at sea. Rights at sea. किसने बोला? एर्डोगन. कौन है एर्डोगन? ये है टर्की के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, बट उनके हेड है प्रेसिडेंट है, सॉरी, टर्की के प्रेसिडेंट है तय्यिप एर्दोगन. तो आपको सबको पता है कि टर्की और ग्रीस के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिगार्डिंग द ऑयल फील्ड, द ऑयल रिजर्व विच इज़ फाउंड एट इन द मेडिटेरेनियन सी. तो उसके ऊपर टर्की के जो प्रेसिडेंट है तय्यिप एर्दोगन, वो बोल रहे कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमारे राइट्स होंगे किधर? ब्लैक सी, एजियन एंड मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, तो ध्यान रखना कि टर्की तीनों सीज को ये करती है, बॉर्डर करती है. ब्लैक सी में भी उसका पार्ट आता है, मेडिटेरेनियन सी में भी पार्ट आता है और एजियन सी में भी पार्ट आता है. तो ध्यान रखना इसके बारे में. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़. कोई है क्या न्यूज़ अभी? नहीं, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल डिस्कशन रिगार्डिंग ऑल द न्यूज़ एंड एवरीथिंग. एंड आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, एंड पुट द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफाइड
notification of my video. Okay, thank you guys.